friends, hope you all are good. Let's start our third part of our SST book, that is civics, and this is your first chapter in civics, that is democracy. हम पढ़ेंगे आज डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के बारे में. डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र मीन्स ऐसा तंत्र होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लोगों की राय ली जाती है, लोग जिसे चुनते हैं उनके द्वारा शासन को आगे बढ़ाया जाता है. ठीक, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि एक बार एक राजा हो गया और उसका ही वंश आगे चलता रहता है, हेरिडेटरी नहीं चलती है, यहाँ पे डेमोक्रेटी चलती है. ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे डेमोक्रेसी की. द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया मीन्स रूल ऑफ द पीपल. अभी हमने बताया कि यहाँ पे लोग जिसे पसंद करते हैं यानी लोगों का शासन होता है, रूल ऑफ पीपल होता है. और जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेटिया वर्ड से बनी हुई है और ये वर्ड ग्रीक वर्ड है यानी ग्रीक भाषा से लिया हुआ है. इट वॉज फाउंड फ्रॉम डेमोस विच मीन्स पीपल एंड कैरेटोस विच मीन्स पावर और रूल. अगर डेमोक्रेसी को टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो फर्स्ट पार्ट इज दैट डेमोस जिसका मीन्स होता है पीपल यानी लोग, और कैरेटोस मीन्स विच मीन्स पावर और रूल, इसका मीन्स होता है पावर या फिर रूल. यानी दोनों को अगर मिला के देखें तो पीपल पावर और रूल एंड पीपल पावर होता है या पीपल रूल होता है, रूल ऑफ पीपल्स होता है. ठीक है, यानी लोगों का शासन होता है. Hence democracy is rule of the people or by their elected representative under a free electoral system. हम अपने यहाँ देखते हैं कि इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में हम जिसे चूज करते हैं वो हमारे देश को गवर्न करता है, गवर्नमेंट उसी की बनती है. इसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं. या तो लोगों के द्वारा शासन होता है या फिर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने किसी एक नेता को या फिर किसी एक लोग को चुनते हैं और उसे भेजते हैं अपना शासन चलाने के लिए, अपनी बात सबके सामने रखने के लिए एज अ लीडर. ठीक है, बात करें फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी की तो मोस्ट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका which had been colonies of European powers such as Britain, France adopted a democratic form of government after gaining independence. क्या होता है, पहले के जो भी कंट्रीज थी, जैसे आप अपने इंडिया को ही देख लो, जब ये बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था तब हम लोग ब्रिटिश के अंडर में थे यानी अंग्रेजों के शासन में थे. लेकिन जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 को, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तब हमने अपना संविधान बनाया, अपना लॉ एंड ऑर्डर बनाया और उसके हिसाब से हम अब हमारे देश में रूल एंड रेगुलेशन होते हैं. तो इसे हम डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के बाद लोगों को चुना जाता है और वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, द नेबर्स ऑफ इंडिया सच एज पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड म्यांमार हैव हैड मिक्स्ड रिकॉर्ड. तो अगर हम बात करें इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान की, जो कि हमारी ही कंट्री से अलग हुआ है, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इन सब का जो हिस्ट्री है वो एकदम जस्ट लाइक हमारे इंडिया की तरह ही है. ठीक है, द वेल नोन डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी गिवन बाय अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में जो डेफिनेशन दी है वो मोस्ट पॉपुलर, दैट इज डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. यानी कि डेमोक्रेसी जो है आपकी वो ऐसी गवर्नमेंट है जो ऑफ द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों पर है. ठीक है, अब बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट की तो फर्स्ट है आपका मिलिट्री डिक्टेटरशिप, सेकेंड है डिक्टेटरशिप और थर्ड है आपका डेमोक्रेसी. यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है. तो फर्स्ट अगर हम मिलिट्री डेमोक्रेसी की बात करें, ये जो आपके बॉक्स में यहाँ पे दिया हुआ डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसमें एक मोनार्की हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया और डेमोक्रेसी हो गया. मोनार्की मीन्स होता है हेरिडेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय अ सिंगल रूलर, यानी मोनार्की मीन्स वंशवाद होता है. जैसे एक बार एक राजा हो गया, उसका ही वंश आगे चलता जाता है, इसे हम मोनार्की कहते हैं. ये एग्जाम्पल अब तो बहुत कम कंट्रीज में ये देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी आप सऊदी अरब या फिर यमन में इस मोनार्की का एग्जाम्पल, मोनार्की गवर्नमेंट का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप, गवर्नमेंट बाय अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सीज्ड पावर बाय फोर्स. एग्जाम्पल इसके जो है वो जर्मनी अंडर हिटलर. दैट मीन्स डिक्टेटरशिप मीन्स होता है कि
एक ग्रुप होता है, लोगों का एक ग्रुप होता है, या फिर कोई अकेला होता है जो पूरा उस पर शासन करता है और पूरे पावर को अपने अंडर में रखता है। जैसे कि जर्मनी में हिटलर था, और इस समय करंट डे म्यांमार, पाकिस्तान अंडर द रूल ऑफ जनरल जियाउल हक। पाकिस्तान जो है हमारा वो अंडर द रूल, वहाँ जो जनरल है मतलब जो सेना के अध्यक्ष हैं उनके रूल में पाकिस्तान है, और जिनका नाम है जियाउल हक, जिनकी फिगर भी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब बात करें डेमोक्रेसी की, गवर्नमेंट बाय द पीपल समटाइम्स डायरेक्टली एंड समटाइम्स इनडायरेक्टली, यानी कि लोगों का शासन कभी कभी डायरेक्ट होता है या कभी कभी इनडायरेक्ट, हम किसी को चूज करके भेज देते हैं वो होता है। जैसे कि आप इंडिया में देख लो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देख लो, एज इट इज। मिलिट्री डिक्टेटरशिप ये होता है, अभी हमने बताया, अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पॉलिटिकल पावर रिसाइड्स विद द मिलिट्री। यहाँ पे जो पॉलिटिकल पावर होता है वो मिलिट्री की हाथों में भी होता है, मतलब जो मिलिट्री में आपका जो सेना अध्यक्ष होगा उसके पास ये पावर ज्यादा होगी कि किस तरह से देश को रूल करना है। ठीक, गोल ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द गोल ऑफ डेमोक्रेसी इज ब्रिंग अबाउट इक्वलिटी एंड सेक्युलरिज्म, यानी कि डेमोक्रेसी का जो मेन उद्देश्य होता है वो एक समानता लाना होता है, पूरी कंट्री में समानता लाना होता है, ताकि सारे लोग एक बराबर रहें, सबको एक बराबर सुविधाएं दी जा सके, सब मतलब गवर्नमेंट तक पहुंच सके, सरकार से क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये सारी चीजें हम जान सके, इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, और यही डेमोक्रेसी का उद्देश्य होता है। ठीक, इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज सर्टेन बेसिक रूल्स। जब बात करें गणतंत्र देश की तो यहाँ पे हर नागरिक के पास एक बेसिक रूल, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, होता है, और वो गारंटी होती है इस बात की कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कि उसके सारे अधिकारों को सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और उसे एक इक्वलिटी पे रखा जाएगा, सबके बराबर पे रखा जाएगा। ठीक है, दीज राइट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द स्टेट, और ये राज्य के द्वारा कंट्रोल में नहीं लिया जा सकता है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, बात करें हम इक्वेलिटी की, व्हाट इज इक्वेलिटी? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट ऑल इंडियंस आर इक्वल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को एक समान माना गया है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सबको हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बराबर दर्जा दिया गया है। इक्वेलिटी अमंग पीपल लिटरली मीन्स अ प्रोसेस वेयर द गैप एंड द डिफरेंस बिटवीन टू पीपल इज मिनिमाइज्ड, यानी कि जो दो लोगों के बीच का गैप होता है उसको कम से कम करना इक्विलिटी का मेन मकसद होता है। ठीक है, द मीन्स दैट एवरी इंडियन विल गेट द सेम ट्रीटमेंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन। अभी हमने बताया कि धर्म के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, हर चीज पे जहाँ पे एक समानता होती है, आपके कोर्ट के द्वारा भी और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी जहाँ पे इक्वलिटी दी जाती है या एक समानता होती है, उसे हम इक्वलिटी कहते हैं। ठीक है, देयर आर 3 फैक्टर थ्रू विच इक्वलिटी कैन बी मेजर्ड इन एनी सोसाइटी। यहाँ पे 3 फैक्टर दिए हुए हैं जो इक्वलिटी को मेजर करता है, दैट इज पॉलिटिकल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड अदर फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी। यहाँ पे पहला तो है आपका पॉलिटिकल इक्वलिटी। इन इंडिया एवरी सिटीजन above the age of 18 irrespective of sex, religion is given that to write the vote. It is called universal adult franchise. पॉलिटिकल इक्वलिटी यानी राजनीतिक समानता की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ 18 साल के होने के बाद सबको एक एज पे, एक पर्टिकुलर एज यानी 18 इयर्स आने के बाद से इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, रीजन एंड रिलीजन, यानी कि सेक्स, कास्ट और रीजन के आधार पे आपको एक समानता दी गई है, जिसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम से जाना जाता है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वलिटी। और ये जो फ्रेंचाइजी है वो इस बात को इंश्योर करती है कि सभी लोगों को, सभी पीपल्स को एक साथ, एक बराबर देखा जाए। In other words, each adult member of this society has equal right to choose their representative. और 18 साल के बाद सबको वोट देने का भी अधिकार होता है ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके, चूज कर सके और
देश को डेवलप करने में, देश को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी दे सके। ठीक है, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करें तो ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी शुड हैव इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। सबको अपने यहाँ बराबर बराबर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दी गई है, ताकि अगर कोई कुछ भी करना चाहे तो वो अपना बिजनेस कर सकता है, या फिर अगर कहीं कोई काम करना चाहे तो उसको भी कर सकता है। अपनी लाइवलीहुड यानी अपने जीवन यापन के लिए वो कहीं पे भी, पूरे इंडिया में कहीं पे भी, किसी भी स्टेट में कोई भी काम करने के लिए फ्री है। ठीक, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑल्सो मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑल एक्सप्लॉयटेशंस, दैट इज वर्कर्स शुड नॉट बी एक्सप्लॉयड by owner, by peasant, should not be exploited by landlords। यानी जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनको लैंडलॉर्ड के द्वारा यातना न दी जाए, और जो वर्कर्स हैं जो कहीं पे काम करते हैं उनको उनके ओनर के द्वारा कोई इनइक्वालिटी ना झेलनी पड़े, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन श्योर करता है। ठीक, अदर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, अगर हम बात करें अदर फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी की, तो the most common form of social inequality in India is the caste system. Most of the people living in urban area would not believe that caste distinctions exist even today। अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी का सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है कास्ट सिस्टम। हमारे इंडिया में जाति के द्वारा इनइक्वालिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे इसकी जाति के द्वारा ऊंच नीच की जो भावना होती है, भेदभाव होता है, वो ज्यादा होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द अर्बन एरिया, जो लोग शहर में रहते हैं वो तो इस पे ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी जो लोग गांव में रहते हैं उनके दिमाग में, उनके मतलब डेली के रहन सहन में ये जो कास्ट सिस्टम की इनइक्वालिटी है वो अभी भी